Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Khalis MBBS, General Physician, Consultant Physician. आज हम लोग देखेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस जिसको गठिया भी बोला जाता है लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। ये एक टाइप का डिजीज होता है, डिजीज ऑफ जॉइंट होता है ना, बोन के डिजीज बोले जाते हैं, हड्डियों के जोड़ों में जो होते हैं डिजीज, उसको हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। इसके हम लोग टाइप्स देखेंगे, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना। और इसका क्या क्या कॉज होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें देंगे, तो वो वन बाय वन हम चीज़ को डील करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ आप बने रहें, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें। वीडियो को स्किप करके ना देखिए, स्किप करके देखेंगे तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेने से फिर आप एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जो न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को एक बार एटलीस्ट विजिट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जो भी फर्दर हम वीडियो डालेंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आपके लिए वो लाभदायक हो, ठीक है। तो जो भी है वीडियो के साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक पहुंच जाए। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब शुरू करते हैं। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस को हम लोग गठिया बोलते हैं, जोड़ों के दर्द जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आर्थराइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट, यानी जॉइंट जो है बॉडी के अंदर, ठीक है, उस जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाना। अब एक जॉइंट में भी हो सकता है एट ए टाइम, या एक से ज़्यादा जॉइंट में भी हो सकते हैं, ठीक है। जब इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा, स्वेलिंग भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, आप मूव नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये सारा सिम्टम्स होते हैं आर्थराइटिस के। उसके बाद आर्थराइटिस में क्या होता है, स्वेलिंग एंड पेन हो जाता है वन और मोर जॉइंट में, जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया। उसके बाद मेन कॉमन सिम्टम्स आर्थराइटिस का देखने को मिलता है, क्या क्या, पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो जाता है जॉइंट में पेन रहेगा, ठीक है। और वर्स कंडीशन में भी ये चीज़ें होती है, और एज के साथ साथ भी ये चीज़ें होने लगती है ना। जैसे एज एज आदमी का बढ़ता जाता है तो बढ़ते के साथ साथ उसको आर्थराइटिस की शिकायत आने लगती है। तो मोस्ट कॉमन टाइप जो होते हैं आर्थराइटिस के, दो होते हैं मेनली, ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस में हम साइन सिम्टम्स की बात करेंगे तो जॉइंट का पेन होगा, यूजुअली विद एक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स विद रेस्ट। कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जॉइंट में पेन होगा, और जब कोई एक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादा पेन होगा, और रेस्ट लेंगे तो वो पेन आराम होगा, ठीक है। ये सिम्टम्स है, ठीक है। इसको पहचानने का, ऑस्टियोआर्थराइटिस को पहचानने का ये एक तरीका है। दूसरी बात क्या होगी, जो अफेक्टेड जॉइंट होगा, यानी जिस जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ रहेगा वो स्टिफनेस हो जाएगा। स्टिफनेस का मतलब ये है कि मूव करने में वो डिफिकल्टी होगी, इजिली मूव नहीं होगा। और स्टिफनेस जो होता है मेनली देखा गया मॉर्निंग में, वो इसलिए कि आदमी रात में सोता है तो कोई भी जॉइंट का मूवमेंट बहुत कम होता है। जब कम होता है तो वो जिस पोजीशन में आदमी सोता है, तो मान लो आप सुपाइन में सो रहे हो, तो आपको अगर नी जॉइंट में आपको आर्थराइटिस हुआ है तो वो तो पैर आपका सीधा रहेगा। आप जब उठेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग में तो पैर को आप मोड़ने की कोशिश करेंगे, जब मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा स्टिफनेस टाइप का दिखेगा, ठीक है, मतलब जल्दी मुड़ेगा नहीं। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद जॉइंट में स्वेलिंग होगा, टेंडरनेस होगा, और रेडनेस भी कभी कभी देखने को मिलता है जॉइंट में, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, यानी मूवमेंट जो होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, फ्रीक्वेंटली और फास्ट मूवमेंट नहीं हो पाता है, वो डिक्रीज हो जाएगा। और ग्रेटिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा जब जॉइंट को हम मूव करेंगे तो, ठीक है। ये सिम्टम्स को हमने कुछ डायग्रामेटिकली भी समझाने की कोशिश की है। तो पेन हो गया, स्टिफनेस हो गया, टेंडरनेस हो गया, बोन्स स्पॉट्स हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकते हैं, ग्रेटिंग सेंसेशन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस की साइन सिम्टम्स को देखेंगे तो जॉइंट में पेन होगा, स्वेलिंग भी देखने को मिलेगा, और ये सिमेट्रिकल पैटर्न होता है, यानी
रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक चीज़ और ये देखने को मिला है कि जिस भी आपको लोकेशन पे हो रहा है, मान लो आपको नी जॉइंट में हो रहा है, तो वो दोनों नी जॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, किसी एक में नहीं। पेन होगा तो वो सिमेट्रिकल पैटर्न होता है, यानी एक नी जॉइंट में हो रहा है तो उसका दूसरे नी जॉइंट में भी इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। उसका मॉर्निंग स्टिफनेस होगा, जैसा कि हमने बताया ऊपर, फैटिग होगा, वीकनेस होगा, फीवर हो सकता है, वेट लॉस तो नहीं है, कुछ केसेस में देखने को मिला है वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद इसको भी हमने डायग्रामेटिकली कुछ हम दिखाने की कोशिश करी है ना। आई कंडीशन, ड्राई माउथ रहेगा, उसके बाद फैटिग देखने को मिलेगा, है ना। हार्ट डिजीज में भी ये कभी-कभी देखने को मिल जाता है ना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी समटाइम देखने को मिला है। तो ये सारा चीज़ इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, कार्टिलेज डैमेज भी हो सकता है, अगर किसी को सीवियर कंडीशन का आर्थराइटिस हुआ है तो वो कार्टिलेज भी डैमेज होने को हो सकता है, ठीक है। अब हम कॉज की बात करते हैं, तो कॉज में देखिए डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। बोन इरोजन हो सकता है वहाँ पे, है ना। स्वेलन इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन का स्वेलन हो सकता है, जैसा कि यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। कार्टिलेज अवे हो सकता है, अपने जगह से थोड़ा-सा कार्टिलेज टियर भी हो गया और थोड़ा अवे हो गया है ना। बोनी एनकाइलोसिस भी देखने को मिलता है। उसका बाद बोन स्पॉट्स भी हो सकते हैं, ये डायग्राम में देख सकते हैं। नैरो जॉइंट स्पेस जो होगा वो नैरो हो सकता है ना। एरोडिंग मेनिस्कस देखने को मिला है। कार्टिलेज रिमिनेंस भी देखने को मिलता है। कार्टिलेज टू बीइंग ब्रेक डाउन, जब सीवियर कंडीशन में हो जाता है, एकदम स्टिफनेस हो गया जॉइंट का, तो जैसे हम मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाता है, स्टिफनेस वहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों का कॉमन कॉज हो गया। दूसरा बात, वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट फ्रॉम ओवर यूज, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे, मान लो आपका स्टिफनेस हो गया, अब उसको हम मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जॉइंट टियर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एज जैसे कि बोला कि 50 ईयर से ऊपर होने के बाद आर्थराइटिस की बीमारी कॉमनली देखने को मिलता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो इंजुरीज हो सकते हैं, ओबेसिटी के वजह से भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। जीन्स और फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को रहा है तो फैमिली हिस्ट्री से भी ये आर्थराइटिस आता है। मसल्स वीकनेस हो जाता है। उसके बाद अब ये तो हो गया, अब हम देखते हैं कि ये जो आर्थराइटिस अगर हो जाता है तो हमें क्या-क्या ट्रीटमेंट देना है उसमें, है ना? कौन-कौन से मेडिसिन लेने हैं। तो ये कुछ क्लास ऑफ मेडिसिन है जिसको हम देखेंगे, और ये मेडिसिन जो है एट अ टाइम कोई एक लेना है, ठीक है। तो वो वन बाय वन मैं डील करूँगा। एनसेड्स ले सकते हैं, स्टेरॉइड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं वो ले सकते हो, है ना। डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जिसको हम डीमार्स बोलते हैं वो भी ले सकते हो। जेनस काइनेज इनहिबिटर्स भी दिया जा सकता है। कैल्शियम एंड विटामिन सप्लीमेंट तो मस्ट है, ये देना ही देना है। और एक पेन किलर देते हैं। हर्बल मेडिसिन भी कुछ होती हैं जो कि आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, तो दिया जा सकता है। अब एनसेड्स जो है वो अगर एकदम सीवियर कंडीशन है तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, और एकदम पेन रिलीव नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन आपको देना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल है पेन से, अगर टैबलेट वगैरह दे रहे हैं तो पेन रिलीफ हो रहा है तो टैबलेट चलाएँगे। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, आप इंजेक्शन अपने से मत लो, खुद से मत लो। आप इंजेक्शन जब भी लो तो किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में लो, क्योंकि इंजेक्शन लेने के बाद समटाइम्स कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप डॉक्टर के सुपरविज़न में लेंगे तो आपको क्या होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला तो वो जल्दी से रिकवर हो सकता है। लेकिन जब आप खुद से लोगे, कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो आपको तो अब पता नहीं है इसमें क्या स्टेप लेना है, क्या करना है। तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि इंजेक्शन आप जब भी लें किसी सुपरविज़न के, डॉक्टर के सुपरविज़न में लीजिए। और कोई ऑर्थो के डॉक्टर हैं तो आप, जिसको ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, आप उसके सुपरविज़न में लीजिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम सही से गाइड करेंगे, प्रॉपर वो ट्रीटमेंट देखेंगे आपको, है ना, प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। तो टैबलेट में आता है जैसे डिक्लोफिनाक है, ये पेन किलर है, एसिलोफिनाक टैबलेट दे सकते हैं, सेलिकोक्सिब देख सकते हैं, इटोरिकोक्सिब दे सकते हैं, पैरासिटामोल देख सकते हैं, है ना, दे सकते हैं, केटरोलैक भी दे सकते हैं,
पिरोक्सिकैम भी दे सकते हैं। तो इसमें कोई एक लेना एट अ टाइम, ठीक है। तो ज़्यादातर देखने को मिला एसिक्लोफिनाक या डिक्लोफिनाक का टैबलेट दिया जाता है। कोई एक दे सकते हैं, सब एक टाइम नहीं लेना है, कोई एक लेना है। अब कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है, तो ये माइनर साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। कभी-कभी इंडाइजेशन होगा, स्टोमक अल्सर भी देखने को मिल सकता है, हेडेक हो गया, है ना, ड्रोजीनेस, डिजीनेस, एलर्जिक रिएक्शन समटाइम देखने को मिलता है। फीलिंग सिक, थोड़ा-थोड़ा सिक फील करेगा, डायरिया भी समटाइम देखने को मिला है। तो ये माइनर टाइप का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद या तो आप एनसैड दीजिए, एनसैड नहीं तो फिर आप ये दीजिए स्टेरॉइड दीजिए, ठीक है, जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं स्टेरॉइडल मेडिसिन होते हैं, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट को देते हैं, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड हेल्प टू रेगुलेट ऑटोइम्यून एक्टिविटी, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, उसमें हम स्टेरॉइडल मेडिसिन देते हैं। किस लिए देते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो आपका होगा, जो वहाँ पे आपको स्वेल कर गया होगा, उसको कम करने के लिए देते हैं और ऑटोइम्यून एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए दी जाती है। फिर आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैव बीन यूज्ड फॉर ओवर 5 डिकेड्स टू हेल्प ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी बोला जा रहा है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना, वो काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्पटम्स को ट्रीट करने के लिए। ऑफन टाइम्स अक्सर यू विल हियर कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिफर्ड टू एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जैसा कि हमने बताया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, जिसका है कि यहाँ पे हमने लिखा है कंपोजिशन, प्रेडनिसोलोन देते हैं। प्रेडनिसोलोन के नेम से ये कंपोजिशन है, ब्रांड नेम आपको कोई भी मार्केट में मिल जाएगा। अब इसका डोज क्या होगा वो देखते हैं। तो पेशेंट हू डेवलप न्यू रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर ऑफर्ड प्रेडनिसोलोन आइदर एट लो डोज, यानी 7.5 mg डेली देना है। और ऊपर जो हमने देखा है क्या बोलते हैं, वो जो देखा हमने एनसाइड्स, तो एनसाइड्स में इनिशियल इसमें देखा गया है 2 देते हैं टैबलेट, एक सुबह एक शाम, ठीक है। जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा रिलीफ होता है तो फिर उसको हम 1 टैबलेट ओडी देते हैं, यानी 1 टैबलेट सुबह ले लीजिए या 1 टैबलेट, मतलब दिन में 1 ही टैबलेट लेना है। इनिशियल हम 2 टैबलेट देते हैं, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम, और जब जैसे-जैसे थोड़ा रिलीफ होता चला गया तो एक ही टाइम पे 1 टैबलेट देना होता है, ठीक है। वो था एनसाइड्स के बारे में। अब प्रेडनिसोलोन का जो हम डोज़ देंगे 7.5 mg से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समटाइम्स एट हाई डोज 60 mg डेली देना पड़ता है। वो हाई रिस्क वाले जब केस हो जाते हैं सीवियर, तो उसमें दिया जाता है, लेकिन इनिशियली 7.5 mg से स्टार्ट करते हैं, इसको ओडी देना होता है, ठीक है। क्विकली, अब हाई डोज क्यों देते हैं, कहा कि इसलिए कि क्विकली रिड्यूसिंग द लो डोज ओवर अ फ्यू वीक, ठीक है। अब हाई डोज दिया, फिर उसको जल्दी-जल्दी रिड्यूस कर देंगे लो डोज में, ये सीवियर केस में देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डोज 7.5 mg होता है। उसके बाद स्लो जॉइंट डैमेज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है तो उसमें हम दे सकते हैं। तो ये आपका क्या है, प्रेडनिसोलोन टैबलेट है, जो कि 5 mg का आ रहा है और 10 mg का भी आता है। तो आप 7.5 लेना, यानी एक 5 का ले लीजिए और एक इसका आधा ले लीजिए, ठीक है। अगर 10 mg का है तो 5 mg का लेंगे तो आपको डोज कैलकुलेट करने में आसानी होगी। और सीवियर केस होता है तो प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन दी जाती है। तो प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन का जैसे हमने बोला कि आप कोई भी इंजेक्शन लीजिए तो डॉक्टर के सुपरविज़न में लीजिए, ठीक है। ये डेक्सोन के नेम से आता है। अब कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है स्टेरॉइड में, जैसे हो गया एक्ने हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ देखने को मिल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं, वर्टिगो हो गया, वेट गेन हो सकता है समटाइम्स, है ना, एब्नॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकते हैं बॉडी में, इम्पेयर्ड स्किन हीलिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये कभी-कभी ऐसा नहीं है सारे पेशेंट को, किसी-किसी को एक्सेप्शनल केस में ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। ग्लाकोमा भी हो सकता है, सम टाइम डिप्रेशन में भी आदमी जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हर किसी को होगा, नहीं, किसी-किसी को हो सकता है, हो जाता है। तो इसलिए बताना पड़ता है साइड इफ़ेक्ट कि अगर ऐसा कुछ दिखे तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट लो, फिर डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करो, इसलिए बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये किसी-किसी को कभी-कभी देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन हो गया, बोन मसल्स जॉइंट पेन भी हो सकता है। अब जॉइंट आर्थराइटिस है तो ये तो होना ही है।
और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इंक्रीज एपेटाइट, स्किन डिसऑर्डर। अब तीसरा आता है DMRD, ठीक है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। तो ऊपर हम दोनों में कोई एक दे देंगे। इनिशियल तो हम इंसर्ट देते हैं, उसका नहीं जाएगा तो प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, उसके साथ DMRD देना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, DMRD यूज करते हैं विद एनसाइड्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। DMRD तो देना ही देना है, एनसाइड और प्रेडनिसोलोन, यानी ऊपर से या तो आप एनसाइड ले लो या प्रेडनिसोलोन ले लो, उसके साथ DMRD आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है उसमें, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो आता है सल्फाज़ालाज़ीन आता है, ठीक है ना। फर्स्ट ड्रग चॉइस आप डॉक्टर के गाइडेंस में जाएंगे तो वो आपको सही से गाइड करेंगे, डोज प्रिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। उसका मीथोट्रेक्सेट ले सकते हैं, या फर्स्ट चॉइस लेना है सल्फाज़ालाज़ीन। अगर इससे नहीं हो पा रहा है तो ये जो है रिमेनिंग 6 है, इसको ले सकते हैं कोई एक, ठीक है ना। तो सल्फाज़ालाज़ीन के बाद मीथोट्रेक्सेट दी जाती है अमूमन, ठीक है। और समटाइम्स इंजेक्टेबल गोल्ड भी दी जाती है, तो इंजेक्शन तो डॉक्टर के सुपरविजन में लीजिए। पेनिसिलामाइन भी दे सकते हैं, एज़ाथिओप्रिन भी दे सकते हैं, क्लोरोक्विन भी हो गया, हाइड्रोक्लोरोक्विन हो गया, ओरल गोल्ड, ठीक है, कोई एक दे सकते हैं इसमें से। तो जनरली हम लोग सल्फाज़ालाज़ीन देते हैं और मीथोट्रेक्सेट देते हैं, ठीक है। ये कंपोजिशन नेम है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। अब कुछ साइड इफेक्ट DMRD के, डिजीज मॉडिफाइंग रिमेट आर्थराइटिस के हम साइड इफेक्ट को देख रहे हैं, तो रैश हो सकता है, टेम्पररी हेयर लॉस देखने को मिल सकता है, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट हो जाता है, नोजिया, डायरिया, वेट लॉस, है ना, ये सब देखने को मिला। एब्डोमिनल पेन समटाइम्स हो सकता है, न्यूरोपैथी यानी ओवरडोज हो गया तो नर्व डैमेज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है ओवरडोज होने से। तो डोज में डॉक्टर के सुपरविजन में लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो हमसे भी ले सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आता है जीनस काइनेज इनहिबिटर, ठीक है। जीनस काइनेज इनहिबिटर जो होते हैं, इनहिबिट करता है लीस्ट लेटेस्ट ड्रग क्लास डिजीज मॉडिफाइंग मेडिकेशन टू इमर्ज द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें हम ये चीज़ भी दे सकते हैं, इसके कई सारे हैं तो कोई एक लेना होता है, ठीक है। बैरिसिटिनिब ले सकते हैं, है ना, टोफासिटिनिब ले सकते हैं, रूजोलिटिनिब ले सकते हैं, फेडराइटिनिब ले सकते हैं, या उपाडासिटिनिब ले सकते हैं, कोई एक हम ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये ब्रांड नेम है, ब्रैकेट के बाद जो ये कंपोजिशन है। तो ये जैसे मान लीजिए बैरिसिटानिब है, जो कि 4 mg का टैबलेट होता है, एक टैबलेट लेना होता है इनिशियल सुबह और शाम। उसका जैसे थोड़ा कम होगा तो एक टैबलेट दिन में आप कर दीजिएगा, किसी भी टाइम एक टैबलेट लेना होता है। उसके बाद अब जैक इनहिबिटर्स का कुछ साइड इफेक्ट है, नोजिया, इंडाइजेशन, डायरिया, हेडेक, है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये थोड़ा बीच में ये टाइपिंग एरर हो गया, इसको हटा देना। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल समटाइम देखने को मिलता है, अब ऐसा नहीं सब में हो, किसी न किसी को कभी मतलब किसी किसी में देखने को मिल जाता है, इसलिए बताना पड़ता है साइड इफेक्ट। तो ये मेडिसिन के साथ साथ हमें क्या लेना होगा, कैल्शियम एंड विटामिन सप्लीमेंट। तो अब मैं बता दूं, या तो आप इंसेट्स में कोई एक लीजिए या प्रेडनिसोलोन लीजिए, ठीक है। उसके बाद DMRD लेना है, उसके बाद आपको कैल्शियम और विटामिन सप्लीमेंट तो इसमें लेना मस्ट है। तो ये आपके क्या है, कुछ ब्रांड नेम है, सिपकाल 500 mg टैबलेट आता है वो ले सकते हैं, ओडी लेना होता है, या शेलकाल 500 mg टैबलेट है ये ले सकते हैं, या डेली कैल के नेम से आता है, ठीक है, 500 mg का ये भी होता है, एक टैबलेट ये ले सकते हैं, या कैल्शाइन ले सकते हैं, या ओसापैन डी टैबलेट, या जेम कैल D3 टैबलेट आता है, ठीक है। जो भी आपके नियर बाय मिले इसमें तो कोई भी एक आप ले सकते हैं। ओडी लेना होता है मेनली रात में हम लोग सजेस्ट करते हैं, तो ओसी वाइट 500 mg टैबलेट ये ले सकते हैं। अब इसका कुछ इमेजेस हमने डाल दिया है यहाँ पे ताकि आपको देखने में आसानी हो। उसके बाद अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो एक आता है कैल्डिकाइंड प्लस कैप्सूल आते हैं, जो कि क्लास ऑफ मेडिकेशन होते हैं, जिसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बोलते हैं। इसको हम देते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो हम उसको देते हैं। और ये क्या होता है, ये मतलब चूसने के टाइप का होता है, ये आपको टैबलेट लेना है, एक मुंह में रख के उसको, जैसे टॉफी लोग चूसता है ना, तो ऐसे चूस लीजिए इसको, और इसको पानी के साथ नहीं लेना है, माउथ में रखिए, वो डिजोल्व हो जाएगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा।
तो कैल्डिकाइन प्लस का जो होता है कंपोजिशन, इसमें कैल्सिट्रायोल होते हैं, मेकोबालामीन होते हैं, ओमेगा 3 एसिड होते हैं, इथाइल ईथर्स, फोलिक एसिड, कैल्शियम एंड बोरोन कैप्सूल इसमें पाए जाते हैं। कंपोजिशन है तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का होता है। एक टैबलेट को बस माउथ में रख के उसको चूसना होता है, ठीक है। तो उसमें कोई एक ले सकते हैं इतने में। साइड इफेक्ट देखने को यहाँ पे कुछ मिल सकता है। अगर ओवरडोज हो गया तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, फीलिंग थ्रस्टी, स्टोमक पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मसल्स वीकनेस, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। तो सप्लीमेंट जो होते हैं मेन वो एक लेना होता है दिन में एक बार, यानी तो मेनली हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं नाइट के टाइम आप खाना वाना खा लो, एक टैबलेट ले लो और सो जाओ, ठीक है। तो इसका डोज जो रहता है मिनिमम 1 मंथ, आप जितना ज़्यादा ले लो 2 मंथ 3 मंथ तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो होते हैं वो मिनिमम डोज जो होता है इसका 1 मंथ होता है। बाकी आप 2 to 3 मंथ लीजिए तो और ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद कुछ एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, इचिंग, विजिंग, रैश, स्वेलिंग आफ्टर ओवरडोज होने की वजह से ये साइड इफेक्ट दिखने को मिलता है। तो एक लेना है तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अदर मेडिकेशन कुछ आते हैं जैसे बायोलॉजिक रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स जिस एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं। अगर वो सबसे नहीं हुआ तो ये दिया जाता है, ये लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। दिस ड्रग डायरेक्टली मॉडिफाई इम्यून सिस्टम बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन्स कॉल्ड साइटोकाइन व्हिच कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। उसका बाद इसका एग्जांपल हो गया एबाटासेप्ट हो गया, इटानसेप्ट हो गया, इन्फ्लिक्सिमैब हो गया, है ना, एडालीनुमैब हो गया। तो ये इसमें कोई एक लेना होता है, ये अनाकिनरासा होता है, ठीक है। तो ये एक हमने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इसमें से कोई एक ले सकते हैं और डॉक्टर आपको वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो होते हैं लास्ट कंडीशन में दी जाती है। बाकी एक समराइज फॉर्म में मैं बता दूंगा आरएक्स के फॉर्म में क्या क्या लेना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और नोट, फिजिकल थेरेपी टू इम्प्रूवमेंट जॉइंट फंक्शन एंड स्ट्रेंथ। तो ये मेडिसिन लिया, मेडिसिन के साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी से ज़रूर कंसल्ट करना पड़ेगा। वो जॉइंट के एक्सरसाइज कराएंगे, जॉइंट के मूवमेंट के तरीके बताएंगे, उसको आपको रिपीट करना है, ठीक है। उसको आपको डेली करना है, जो ड्यूरेशन वो बताएंगे। तो फिजिकल थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, ठीक है, सच एज वेट मैनेजमेंट करना है, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करने, हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है। असिस्टिव डिवाइस लाइक ब्रश और केन्स अगर ज़रूरत पड़ गया तो ये लग सकता है, लास्ट केस में लगता है। सीवियर केसेस में सर्जिकल ऑप्शन हम लोग देखते हैं जॉइंट का रिप्लेसमेंट करने के लिए, ठीक है। ये सीवियर है। आप कुछ हर्बल मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन को भी देखते हैं। तो एक ये आता है रूमालाया 40 के नेम से आता है। ये 1 टैबलेट बीडी लेते हैं, एक सुबह एक शाम में। अगर किसी को एलोपैथिक नहीं लेना है ना, चॉइस होती है पेशेंट की, नहीं हमको हर्बल मेडिसिन ही लेना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना है, तो ये आप ले सकते हो। 1 टैबलेट बीडी लेना होता है, यानी एक सुबह एक शाम, ठीक है। उसके साथ साथ एक ही आता है एसवीएल ड्रॉप नंबर 6 के करके आता है, इसको लिया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था। अब एक समराइज फॉर्म में ये है कि या तो आप एनसैट्स लीजिए, एनसैट्स में कोई एक ले लीजिए, उसके बाद प्रेडनिसोलोन वही कोर्टिकोस्टेरॉइड ले लीजिए, उसके बाद सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और एक कोई ऑयल आप मसाज के लिए ले सकते हो, ठीक है। और फिजियोथेरेपिस्ट से आपको ज़रूर कंसल्ट करना है, उससे क्या होगा वो जॉइंट के एक्सरसाइज बताएंगे, उससे आपको रिकवर होने में टाइम कम लगेगा, जल्दी आप रिकवर हो जाओगे, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल आर्थराइटिस के बारे में। आई होप वीडियो पसंद आए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। उसके बाद आप जो है बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट रहेगा वो हम आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर नाउ। ओके, थैंक यू सो मच।